कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे बदल गए। नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोग सभा पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थान सकुशल होंगे। मित्रों, जब तक यह वीडियो और इसके तुरंत बाद एक और वीडियो आप तक पहुंचेगा, तब तक आप निश्चित रूप से भारत देश की एकता, अखंडता एवं मजबूती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले दो महान विभूतियों की स्मृतियों से खुद को जोड़ चुके होंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल 31 अक्टूबर की, जहाँ आपके मन में एक निश्चित प्रकार की भावना होगी। आप भारत के बिस्मार्क कहे जाने वाले लौह पुरुष, असरदार व्यक्तित्व के स्वामी सरदार पटेल की जयंती मना रहे होंगे। वहीं भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनको साक्षात दुर्गा कहा, ऐसे इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि से आपके नेत्र सजल होंगे। मैं इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं उनके जीवन के उन पहलुओं की चर्चा आपसे करना चाहूँगा जिनके माध्यम से सरदार पटेल भारतीय इतिहास में जब तक भारत है, जब तक भारत का यह रूप स्वरूप है, तब तक अविस्मरणीय रहेंगे। हर भारतवासी उनका कृतज्ञ रहेगा। उस योगदान की थोड़ी सी चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके बैक टू बैक मैं कोशिश करूँगा कि श्रीमती गांधी को याद करते हुए एक वीडियो पोस्ट करूँ। फिलहाल आपसे सरदार पटेल की चर्चा करते हुए मैं पटेल जी के प्रारंभिक व्यक्तित्व की तरफ, उनके निजी जीवन की तरफ थोड़ा सा कम जाना चाहूँगा। मैं अपनी अनुभूतियों को वहाँ शेयर करना चाहूँगा जहाँ से बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के बाद झवेर भाई, लाडो भाई का यह लाडला भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखाने के लिए एक यात्रा की शुरुआत करता है। और तब से लेकर के, शुरुआत से लेकर के और 1950 में आंखें मूंदने तक सरदार पटेल ने भारत की मजबूती में जो नए नए आयाम स्थापित किए, जो मील के पत्थर उन्होंने गढ़े और जिस तरह से गढ़े, जिस असंभव कार्य को कर दिखाया और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति और मानसिक चारित्रिक दृढ़ता के साथ किया, निश्चित रूप से भारत के आज तक के इतिहास में न भूतो न भविष्यति वाली बात है। सरदार पटेल के व्यक्तित्व को एक गजब का व्यक्तित्व मान सकते हैं, गजब का समावेशी व्यक्तित्व था। नेहरू, गांधी, संघ एवं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनके नज़रिए में जहाँ सर्वस्वीकारिता का भाव था, वही दृढ़ता से अपनी विचार एवं विचारधारा के प्रति उनके लगाव एवं समर्पण का भी निश्चित रूप से एक नहीं अनेक उदाहरण हमको देखने को मिलता है। मैं अगर कुछ विषयों पे बात आपसे करना चाहूँ जिनके बारे में सरदार पटेल की चर्चा खूब होती है, तो मैं उनके त्याग की चर्चा से शुरुआत करना चाहूँगा। और त्याग की चर्चा की शुरुआत इसलिए
कि जहाँ व्यक्ति किसी के प्रति आदर सम्मान के भाव से ग्रस्त होने के मात्र इतने भाव से कोई कुछ त्यागने में नहीं तैयार होता, वहीं सरदार पटेल ने गांधी जी की इच्छा को आदेश मानते हुए कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग कर दिया और संपूर्ण देश एक स्वर से जहां उन्हें प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा था, लोगों की चाहत थी, उनको इसके लिए अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ था। एकमात्र गांधी जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बन जाने दिया। यह त्याग से ही शुरुआत मैं करना चाहूँगा। शुरुआत त्याग की 1929 से शुरू होती है। 1929 का अधिवेशन आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। महत्वपूर्ण इस संदर्भ में कि पहली बार रावी की नदी के तट पर हुए कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से ही पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाने वाली थी। इतिहास के पृष्ठ इस तरफ इशारा करते हैं कि गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सिद्धांततः व्यवहारतः असहमत थे और उस अधिवेशन में उनको अध्यक्ष बनना था। कांग्रेस का दबाव था, कांग्रेस के भीतर इस बात का काफ़ी एक प्रभाव था ऐसे लोगों का कि इस अधिवेशन में यह प्रस्ताव आ ही जाना चाहिए और गांधी चूँकि यह नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना अध्यक्ष बनने का जो उनकी दावेदारी थी वह उन्होंने वापस लिया और साथ ही साथ सरदार पटेल को भी इस बात के लिए मना लिया। यह सरदार पटेल को कहा कि माइनॉरिटी के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति जो आपका नज़रिया है, उस नज़रिया के चलते आपको इस पद से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। और वो तथाकथित नज़रिए की बात थी, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी इच्छा को आदेश माना और अपना अभ्यर्थन वापस लिया। नतीजा अभ्यर्थन जैसी भी कोई बात नहीं थी, एक्चुअली स्वयं को पृथक कर लिया और पंडित नेहरू अध्यक्ष बन गए। 1929 के पूर्ण स्वराज्य का कांग्रेस का प्रस्ताव का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो गया। ऐसे अवसर इतिहास में कई बार आए। 37-38 में भी कांग्रेस को जिस ढंग से सरदार पटेल ने मजबूत किया था, कांग्रेस में जो उनकी स्वीकार्यता थी, उसके आधार पर कांग्रेस में अध्यक्ष पद के वो एक सर्वमान्य उम्मीदवार हो सकते थे। पर गांधी ने एक बार फिर से सरदार पटेल को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह कांग्रेस अध्यक्ष बनने की राह से खुद को अलग कर लें और पंडित नेहरू को दोबारा एक बार प्रसाद मिल गया। पंडित नेहरू फिर अध्यक्ष बनने में सफल रहे। तीसरी बार 45-46 में स्थिति पैदा हुई। आज़ादी का समय लगभग नज़दीक आ गया था। 45-46 में पाकिस्तान के जन्म की जो भूमिका बनने लगी थी और जिस टाइप का एक माहौल बन रहा था, गांधी की जो सोच थी, उस सोच में जिसमें गांधी भारत पाकिस्तान के विभाजन को सिद्धांततः उसके लिए सहमत नहीं हो पा रहे थे और सरदार पटेल मान रहे थे कि पाकिस्तान बन जाना भारत के हित में होगा। तो फिलहाल इन सब मुद्दों के चलते गांधी जी ने एक बार फिर से सरदार को तैयार कर लिया कि सरदार पटेल अध्यक्ष पद की राह से हट जाए और नेहरू जी को एक बार फिर से अनुकंपा प्राप्त में यह पद गिफ्ट हो गया। सरदार पटेल की जिस योगदान की चर्चा सर्वाधिक है, देश पर जिसके उपकार की चर्चा सर्वाधिक है, उसी चर्चा ने जिसने सरदार को सरदार बनाया, उस चर्चा को ही आमतौर पे मंचों से और अन्य जगहों से व्यक्त किया जाता रहता है। हकीकत क्या थी कि देश हमारा उस टाइम पर, कहने को तो भारत देश था, लेकिन उस टाइम पर छोटे छोटे 562 रियासतें, जिन्हें आप आज के माहौल में देश कहें तो शायद आप देश शब्द के साथ आपको लगता है कि अन्याय कर रहे हैं, तो रियासतों जैसी स्थिति थी। और ऐसी सूरत में खंडित और विघटित, विभाजित और दमित मानसिकता वाला एक भूभाग हमको मिला था
और उसमें हमें अपने जीवन की राहें तलाशनी थी, भारत देश का भविष्य तलाशना था। और यह तलाश एक ऐसे व्यक्ति को दी गई, संयोग से भारत के गृह मंत्री पद पर ऐसा चट्टानी व्यक्तित्व आ गया था जिसने इन रियासतों को एक एक करके सबको भारत में मिला लिया, सबको यह विश्वास दिलाया कि आपके मान सम्मान, आपकी सेवा और आपकी व्यवस्था जो है उसमें कोई कमी नहीं रखी जाएगी, लेकिन भारत के इस अथाह समुद्र में आपको मिलना ही है। थोड़े बहुत नानुकुर के बाद, थोड़ा बहुत आगे पीछा करने के बाद ज़्यादातर रियासतों ने भारत में विलय को स्वीकार कर लिया। केवल 3 रियासतें बची थी, केवल 3 रियासतें बची थीं जिन्होंने भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया। इसमें एक जूनागढ़ थी, जिसके विषय में इतिहास आपको बताता है, आप शायद इस तथ्य से अवगत होंगे कि सरदार पटेल ने जब अपनी दूरदर्शिता से एक शिकंजा कसना शुरू किया तो जूनागढ़ का नवाब बिना लड़े ही पाकिस्तान भाग गया और जूनागढ़ पे भारत का कब्जा हो गया। आपने सुना होगा हैदराबाद में भी कुछ इस प्रकार की बदमाशियां चल रही थी। हैदराबाद भी भारत के साथ विलय के इच्छुक नहीं था और ऑपरेशन पोलो चला करके सरदार पटेल ने सैन्य कार्रवाई द्वारा, जिसे हालांकि पुलिस कार्रवाई कहा जाता है, के द्वारा भारत में हैदराबाद के विलय को असंभावी बना दिया। गोवा की बात आपको पता होगी। गोवा भारत राज्य में बहुत बाद में 1961 में उसका विलय हो पाया। सरदार पटेल की चली होती तो उसी टाइम पे, उसी अभियान के क्रम में देर सवेर तत्समय ही गोवा को भारत का अंग बना लिया गया होता। इस संदर्भ में कहीं लिखा भी मिलता है कि सरदार पटेल जलपोत से गोवा के समुद्र के किनारे से गुजर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे जलपोत पर तैनात कमांडर से पूछा कि इस पोत पर कितने सैनिक हैं और क्या यह गोवा विजय के लिए पर्याप्त है। कमांडर के सकारात्मक उत्तर देने पर उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर इंतज़ार करता हूँ, मैं यहाँ ठहरता हूँ, तब तक गोवा विजय करके लौट के आओ। कमांडर ने कहा सर लिखित आदेश दीजिए। अचानक जैसे सरदार की तंद्रा टूटी, वह ओज, वह जोश कहीं से नियमों में सिसकता नजर आया और उन्होंने कहा चलो वापस चलते हैं। लक्षद्वीप की बात आपको याद होगी। लक्षद्वीप के विषय में आपको पता होगा कि ये भारत का एक ऐसा द्वीप समूह है जहाँ के ट्राइबल्स लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन सा भारत, कौन सा पाकिस्तान, कौन सी आज़ादी, कौन सा विभाजन, कैसा तिरंगा, कौन सा 15 अगस्त, कुछ भी नहीं पता था। वो ट्राइबल्स लोग इन सब से बेखबर थे। सरदार पटेल को याद आया कि भाई बगल में ये जो हमारा द्वीप समूह है, इस पर कहीं ऐसा न हो पाकिस्तान की निगाह पड़ जाए और पाकिस्तान देर सवेर इस पर कब्जा करने की सोचे। इन्होंने भारतीय सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ ध्वज फहरा के आओ। गए, वहाँ पे ध्वज लगा दिया और ट्राइबल्स ने देखा भाई क्या है, बोले ध्वज है, क्या है, भारत का है, क्या है, तिरंगा है, और हो गया। बताते हैं बहुत उसके थोड़े ही समय बाद पाकिस्तान के भी पोत वहाँ मंडराते दिखे और उन लोगों ने भारत का झंडा लगा देखा और वापस लौट गए। एकमात्र रियासत ऐसी थी जो सरदार पटेल के अधीन न होकर के, अदरवाइज सरदार पटेल और पीवी मेनन की जोड़ी निश्चित रूप से उसका भी कोई सकारात्मक हल उसी टाइम खोज ले गई होती और आज शायद भारत ने अपने अरबों खरबों खर्च और तमाम प्रकार की अशांति, तमाम प्रकार की अव्यवस्था न झेली होती, हमारे हजारों सैनिकों का बलिदान न हुआ होता। लेकिन वह सब इतिहास में एक अलग पृष्ठ है कि किस तरह से क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरह से समस्या उलझती गई। पंडित नेहरू से इस विषय पर सरदार पटेल के मतभेद जगजाहिर रहे। सरदार पटेल कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग से भी असहमत थे। सरदार पटेल कश्मीर में
के मुद्दे को राष्ट्रसंघ में ले जाने के विरोध में थे। सरदार पटेल अविलंब कश्मीर में सैनिक सहायता दे करके कश्मीर की रक्षा के हामी थे, जिसमें विरोध और फिर कुछ चूक भरे फैसलों ने कश्मीर की समस्या को ऐसा उलझा दिया कि आज भी कश्मीर हमारे लिए बहुत सुलझा हुआ प्रश्न नहीं बन पाया है। लेकिन सरदार पटेल की दूरदर्शिता की बात करें तो बाकी पूरे देश को उन्होंने जिस तरीके से एकता के सूत्र में बांध दिया, जो काम जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था वह काम भारत में सरदार पटेल ने कर दिखाया। सरदार पटेल की दूरदर्शिता का उदाहरण यह है कि जब पंडित नेहरू आत्ममुग्ध भाव से और अपने गुटनिरपेक्ष और पंचशील के सिद्धांतों के दुहाई देते हुए उसके खुद ही अपनी विरुद्धावली गाते हुए दुनिया में को सुना रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया जा रहा था, और जब चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने पंडित नेहरू को पत्र लिख करके कहा कि भारत तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार कर ले, तो सरदार पटेल ने चेताया था कि यह चीन भविष्य में भारत के लिए खतरा है। आत्ममुग्ध नेहरू ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया और 1962 में यह आशंका सच साबित हुई और चीन ने हमारे एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया। आज भी हमारा उसका सीमा विवाद कभी कभी उग्र रूप लेता है, जहां हम लोगों को युद्ध या वैसे हालात नज़र आने लगते हैं तो पूरी दुनिया एशिया की दक्षिण एशिया की दोनों महाशक्तियों के टकराव की संभावना को लेकर चिंतित हो जाती है। सरदार पटेल की दृढ़ता का उदाहरण उनके बचपन से एक मैं लाना चाहूँगा। आपने भी शायद इतिहास की किताबों में पढ़ा सुना हो कि एक मुकदमे में जिरह के दौरान, बहस के दौरान उन्हें एक तार मिलता है, पढ़ते हैं, नेत्र सजल हो आते हैं, भाव भंगिमा थोड़ी देर के लिए बदलती है, तार को मोड़ के जेब में रखते हैं और बहस शुरू कर देते हैं। कोर्ट से बाहर निकलने पर पता लगता है कि इस तार में पटेल जी की पत्नी की मृत्यु का समाचार था और पटेल जी बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। कर्तव्य पथ पर अडिग होने की बात को आगे बढ़ाते हुए यदि आप सोचें कि सरदार पटेल को हिंदूवादी विचारधारा का व्यक्ति माना जाता है, उनके परिवेश में जो सनातनी हिंदू संस्कार थे उसके नाते ये माना जाता है कि सरदार पटेल हिंदू विचारधारा के पोषक थे, और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जिस ढंग से उन्होंने कराया और इसमें पंडित नेहरू के परामर्शों की भी परवाह नहीं की और सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उसके उद्घाटन समारोह में स्वयं गए, ये सब चीज़ें उनको एक कट्टर हिंदू होने की तरफ इशारा करती हैं। और भारतीय इतिहास में भारत के राजनीतिक वांग्मय में इस बात की चर्चा भी है कि वो कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पर थे, लेकिन सरदार पटेल ने गांधी जी की हत्या के उपरांत उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तथाकथित भूमिका की चर्चा पा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में के ऊपर प्रतिबंध लगाने में जरा सी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उल्टे उनके नेता MS गोलवलकर जी को कैदी बना करके सरकार के अधीन रखा। बाद में गोलवलकर ने रिहाई के बाद सरदार पटेल को पत्र लिखा और पत्र का जवाब सार्वजनिक रूप से देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि संघ की विचारधारा जहर बुझी हुई है। ये सब चीज़ें ही थी, ऐसे मसले थे, ऐसे विचार थे, ऐसे त्याग का अप्रतिम उदाहरण था जो सरदार पटेल को अन्य समकालीन ही नहीं आज तक के नेताओं में सबसे अलग करता है। और इसी अलग विचार को पहचान करके इसी अलग होने के विचार को पहचान देने के लिए हमने सरदार पटेल के लिए न सिर्फ कई सारी
संस्थाओं का नाम, जैसे वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर विभिन्न संस्थाएं, और इसके अलावा उनको भारत रत्न देना, इतने में हमारा दिल नहीं अघाया, हमारा मन नहीं भरा, तो हम लोगों ने सरदार पटेल की इस विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा, जो किसी की भी सबसे ऊंची प्रतिमा हो सकती है, जो आधार सहित 240 मीटर, आधार की बात कर ले, सिर्फ प्रतिमा की बात करें तो 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बना करके हमने पटेल जी को सम्मान दिया। हालांकि सम्मान मिलने में भी विलम्ब हुआ, काफ़ी विलम्ब हुआ, क्योंकि नेहरू के प्रति कांग्रेस का जो समर्थन था, जो एक समर्पण था, और बाद में नेहरू के परिवार या नेहरू के परिवार द्वारा पोषित व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस की बागडोर संभाली गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने सरदार पटेल को वह सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। सरदार पटेल को वह सम्मान उस विचारधारा के द्वारा मिला जिसके बारे में कहा जाता है कि सरदार पटेल ने उसको प्रतिबंधित करते हुए उसको इस देश से वैसी विचारधारा के उन्मूलन की बात कही थी। आरएसएस, भाजपा, नीति सरकार ने इस काम को अंजाम दिया, सरदार पटेल को पहचान दी, और कई सारे मुद्दे ऐसे थे जहां सरदार पटेल अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते थे। गांधी जी के प्रति अथाह अगाध समर्पण के बावजूद जहां उन्होंने न सिर्फ 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग कर दिया, बल्कि देश के प्रधानमंत्री पद तक का पद त्याग कर दिया, वहीं सत्ता हस्तांतरण को लेकर के, देश के विभाजन को लेकर के गांधी से मतभेद थे। पटेल ने इस अपनी राय को रखने में जरा संकोच नहीं किया और काम किया। तो सोमनाथ मंदिर निर्माण हो, चाहे रियासतों का एकीकरण हो, चाहे संघ पर प्रतिबंध हो, चाहे गांधी जी के प्रति उनके मतभेद की बात रही हो, उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण रहा हो, चाहे पंडित नेहरू के प्रति अगाध एवं अपार सम्मान होने के बावजूद पंडित नेहरू की नीतियों का मुखर विरोध रहा हो, जो कुछ भी रहा हो, सरदार पटेल ने पूरी दृढ़ता से, पूरे ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे धैर्य से, पूरे मनोयोग से भारत भूमि की सेवा, भारत देश के आधुनिक भूगोल को गढ़ने में अपनी ऊर्जा को लगाते हुए इस संसार को अंत में छोड़ गए वो। लेकिन जब तक यह दुनिया रहेगी, जब तक यह देश रहेगा, सरदार पटेल हमारी स्मृतियों में सजीव रहेंगे। हम उनके योगदान को चाहकर भी भुला नहीं पाएंगे, और चाहेंगे भी क्यों, क्योंकि भूभाग देश नहीं होता, देश होता है भूभाग भी हो, लोग हों, लोगों में अपनत्व हो, लोगों में अपनत्व के संस्कार हों, और हमारी प्रभुसत्ता हो, एकता हो, अखंडता हो, ऐसे अन्य जितने भी तत्व होते हैं, सब में पटेल का योगदान औरों से कई गुना ज़्यादा है। कृतज्ञ राष्ट्र आज ऐसे अपने सूरमा को नमन कर रहा है। अंत में इतना कहते हुए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, पटेल तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय सरदार।